नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। पुरुषों के बाद अब हरियाणा में होगी महिला अग्निवीरों की भर्ती रैली, साथ में लाना होगा नो प्रेगनेंसी सर्टिफिकेट। पुरुषों के बाद अब भारतीय सेना में महिलाओं की भर्ती की तैयारी हो रही है। आर्मी के भर्ती निदेशक BS बस्टी ने बताया कि अग्निवीर महिला सैन्य पुलिस भर्ती रैली अंबाला कैंट के खड़गा स्टेडियम में 7 से 10 नवंबर तक आयोजित की जाएगी। इस भर्ती रैली में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एवं चंडीगढ़ के महिला अभ्यर्थी हिस्सा लेंगे। सभी महिला उम्मीदवारों को एक सरकारी चिकित्सक से नो प्रेगनेंसी चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने की आवश्यकता है। इससे उम्मीदवार की गर्भवती न होने की स्थिति बताती है। किसी भी महिला उम्मीदवार को नो प्रेगनेंसी प्रमाण पत्र के बिना भर्ती रैली में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि भर्ती के दृष्टिगत महिला अभ्यर्थियों व उनके अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन द्वारा धर्मशालाओं की भी व्यवस्था की गई है। CET एग्जाम अपडेट। CET परीक्षा के लिए हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा की सुविधा। हरियाणा में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा 5 और 6 नवंबर को ली जाने वाली CET परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों तक पहुंचाने और वापसी के लिए हरियाणा राज्य परिवहन द्वारा मुफ्त यानी फ्री की परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके साथ ही महिला परीक्षार्थियों के साथ एक परिवार सदस्य को भी परीक्षा केंद्र तक लाने और वापसी के लिए भी मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। सहायक अपने परिवार पहचान पत्र को दिखाकर ही इस सुविधा का लाभ ले पाएगा। इस व्यवस्था के लिए हरियाणा सरकार तकरीबन 13,700 बसों का प्रबंध करेगी। इसलिए जन साधारण के लिए परिवहन सुविधा के लिए 5 और 6 नवंबर 2022 को कम ही बसें उपलब्ध हो पाएंगी। सभी परीक्षार्थियों से अनुरोध है कि 3 नवंबर यानी आज से प्रातः 9 बजे से 4 नवंबर 2022 को शाम 5 बजे तक अपने नजदीकी डिपो या सब डिपो में जाकर अग्रिम बुकिंग करवाते हुए अपनी सीट नंबर सुरक्षित करें, ताकि परीक्षा वाले दिन किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। हरियाणा के नंबरदारों के लिए खुशखबरी, मिलेगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ। हरियाणा सरकार ने राज्य के नंबरदारों को मोबाइल फोन का तोहफा देने के बाद उनको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत कवर करने की भी तैयारी कर ली है। इस संबंध में हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को जल्द से जल्द MOU कर आगे की कार्रवाई करने के निर्देश जारी किए। डिप्टी CM राजस्व एवं आयुष्मान भारत हरियाणा हेल्थ प्रोटेक्शन अथॉरिटी के अधिकारियों की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि नंबरदार प्रशासन व आमजन के बीच सेतु का कार्य करते हैं। अब राज्य सरकार पात्र नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देना चाहती है। इस योजना का उद्देश्य गंभीर बीमारियां होने पर उन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ देना है। आयुष्मान भारत योजना चिकित्सा उपचार से उत्पन्न अत्यधिक खर्चे को कम करने में मदद करती है। हरियाणा के CM का आम आदमी पार्टी पर हमला, मनोहर लाल बोले फ्री की घोषणाएं कर केंद्र की तरफ देखते हैं आम आदमी के नेता। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान द्वारा की जा रही बयानबाजी को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने का हल निकालने के बजाय पंजाब के मुख्यमंत्री आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री किसानों को भड़का रहे हैं। उन्हें केंद्र सरकार पर अनर्गल आरोप लगाने के बजाय हरियाणा की तरह ही किसानों को राहत देकर पराली प्रबंध करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में इस साल 25% की कमी आई है। हरियाणा सरकार द्वारा पराली न जलाने व पराली के उचित प्रबंधन के लिए 1,000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि का भी प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता पहले तो फ्री की घोषणाएं करते हैं और फिर उन्हें पूरा करने के लिए केंद्र सरकार की तरफ देखते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहले दिल्ली में प्रदूषण के लिए पंजाब और हरियाणा के किसानों को दोषी मानते थे और अब यह दोष सिर्फ हरियाणा के किसानों पर लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी की सरकारों को चाहिए कि वह तुच्छ राजनीति करने की बजाय कुछ काम करके दिखाए, ताकि जनता का भला हो सके। हरियाणा पंचायत चुनाव में 81% वोटिंग, सबसे अधिक मतदान पंचकुला में 133 सरपंच और 17,158 पंच चुने गए निर्विरोध। हरियाणा में ग्राम पंचायतों के लिए पहले चरण का मतदान छुटपुट घटनाओं को छोड़कर शांतिपूर्ण रहा। इस चरण में 9 जिलों भिवानी, झज्जर, जींद, कैथल, महेंद्रगढ़, नूंह, पंचकुला, पानीपत और यमुनानगर में पंच व सरपंच पदों के चुनाव के लिए वोट डाले गए। मतदान पूर्ण होने के तुरंत बाद मतों की गणना के बाद चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए। कुल मतदान लगभग 81% रहा। धनपत सिंह ने बताया कि सभी 9 जिलों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। मतदान खत्म होने के उपरांत पोलिंग स्टाफ ने पंच व सरपंच पद के उम्मीदवारों की वोटों की गिनती के बाद चुनाव नतीजे घोषित कर दिए हैं। किसका होगा आदमपुर सीट पर कब्जा, आज तय करेंगे 1,72,000 मतदाता, 6 को परिणाम घोषित। आखिरकार हरियाणा की एक सीट यानी हिसार आदमपुर में होने वाले उपचुनाव का वक्त आ गया है। गुरुवार को ऐतिहासिक आदमपुर हलके के मतदाता प्रत्याशियों की किस्मत लिखने जा रहे हैं। एक दिन पहले ही यहाँ पर तमाम सियासी दिग्गज प्रचार के अंतिम दिन अपने अपनी बात रख चुके हैं। इसलिए इस एक सीट का यह चुनाव कई मायनों में अहम और सियासी दिग्गजों के भविष्य को तय करेगा। सत्ताधारी दल को जहाँ 100% विजय की उम्मीद है, तो वहीं विपक्ष भाजपा जसपा गठबंधन को
को फेल बताते हुए अपने अपने प्रत्याशी की जीत तय बता रहा है। आदमपुर उपचुनाव को साल 2024 में होने वाले हरियाणा विधानसभा के आम चुनाव से पहले अंतिम उपचुनाव माना जा रहा है। ऐसे में सत्तारूढ़ समेत विपक्षी दलों ने आदमपुर उपचुनाव को जीतने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आदमपुर उपचुनाव भाजपा जसपा सरकार की प्रतिष्ठा का सवाल बन चुका है। मनोहर सरकार ने दी बड़ी राहत, हरियाणा में एमबीबीएस करने वाले छात्रों को नहीं देनी होगी बॉन्ड राशि। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एमबीबीएस पूरा करने के बाद डॉक्टरों को सरकारी सेवा का विकल्प चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के संबंध में राज्य सरकार की नीति के कार्यान्वयन के संबंध में समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने छात्रों को राहत देते हुए निर्णय लिया कि प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस पाठ्यक्रमों में प्रवेश के समय अब किसी भी छात्र को कोई बॉन्ड राशि यानी लगभग 10 लाख रुपए शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। इसके बजाय छात्रों को अब केवल कॉलेज और संबंधित बैंक के साथ राशि के बॉन्ड कम ऋण एग्रीमेंट करना होगा। वन टाइम सेटलमेंट योजना, महिला विकास निगम के ऋणी उपभोक्ताओं को कर्ज मुक्त होने का अवसर, ब्याज में पाएं 100% छूट। हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा महिला विकास निगम के उपभोक्ताओं को ऋण मुक्त होने का अवसर दिया है। वन टाइम सेटलमेंट योजना के तहत 1 दिसंबर 2022 तक एक मुश्त या फिर 6 किस्तों में बकाया ऋण की राशि जमा करवाई जा सकती है। इसके तहत ब्याज की राशि में 100% छूट का लाभ लिया जा सकता है। इस योजना के तहत उन महिला ऋणी को कवर किया जाएगा जिनका 31 मार्च 2019 तक निगम को ऋण भुगतान के लिए देय था। यह योजना 31 मार्च 2019 तक के डिफॉल्ट रूप से मूलधन की राशि पर लागू होगी और इसके पश्चात भुगतान की गई मूलधन की राशि इस योजना में शामिल नहीं होगी। छूट का लाभ ऋणी को बकाया मूलधन की अंतिम किस्त के भुगतान के बाद ही दिया जाएगा और योजना के लाभार्थी को कम से कम 1 वर्ष के अंतराल के बाद ही भविष्य में एक और ऋण लेने के लिए पात्र होंगे। प्रदेश सरकार की यह योजना केवल 1 दिसंबर 2022 तक ही लागू रहेगी। इसके बाद किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा। सीईटी परीक्षा में पहली बार आधार कार्ड के मिलान के साथ आंखों की पुतलियां होंगी स्कैन। 5 और 6 नवंबर को होने वाली सीईटी परीक्षा में नकली परीक्षार्थियों को रोकने के लिए व्यापक तैयारियां कर ली गई हैं। इसके तहत बायोमेट्रिक के साथ साथ परीक्षार्थियों की आंखों की पुतली भी आधार कार्ड के मिलान के साथ स्कैन होंगी। अब से पहले इस प्रकार की व्यवस्था कुछ ही देशों की मात्र एम्बेसी के अंदर हुआ करती थी। हरियाणा कर्मचारी आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री ने साफ कर दिया है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में उम्मीदवारों की पहचान आधार कार्ड आधारित आंखों की पुतली से की जाएगी। भोपाल सिंह खत्री ने परीक्षा के दौरान आंसर शीट में इस बार विकल्पों के लिए 5 गोले होने के बारे में भी स्पष्ट कर दिया है और बताया कि अगर किसी उम्मीदवार ने कोई भी गोला नहीं भरा तो उसके सभी खाली गोलों के हिसाब से प्रत्येक प्रश्न के 0.95 अंक काट लिए जाएंगे। खत्री ने परीक्षार्थियों को सलाह दी है कि वो प्रथम 4 विकल्पों में से कोई न कोई हल अवश्य करे। अगर कोई उम्मीदवार प्रथम 4 विकल्पों में से किसी को भी अपना उत्तर नहीं बताता है तो वह 5वां विकल्प अवश्य भरे। इस परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बेरोजगार ध्यान दें, बेरोजगारी भत्ता के लिए परिवार पहचान पत्र अनिवार्य, आवेदन प्रक्रिया हुई शुरू। प्रदेश में 1 नवंबर से बेरोजगारी भत्ता के लिए आवेदन प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। जिन बेरोजगारों के पंजीकरण को 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं वही इस योजना का लाभ ले सकेंगे। बेरोजगारी भत्ता लेने वाले पात्र व्यक्ति के पास परिवार पहचान पत्र होना अनिवार्य है। बेरोजगार भत्ता का लाभ लेने वाले युवाओं को प्रति वर्ष रोजगार कार्यालय में शपथ पत्र जमा करना होगा, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता बंद कर दिया जाएगा। बेरोजगार व्यक्ति सरकार की पुराना भत्ता स्कीम या फिर सक्षम में से किसी एक ही योजना का लाभ उठा सकता है, इसलिए सक्षम वाले पात्र पुराना भत्ता स्कीम के तहत आवेदन न करें। बेरोजगारी भत्ता पाने के लिए पंजीकृत बेरोजगारों की आयु की बात करें तो 21 वर्ष से 35 वर्ष और पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। आवेदक का राशन कार्ड यदि अलग है तो उसे अपने माता पिता के राशन कार्ड की फोटोकॉपी साथ लगानी आवश्यक है। सरल पोर्टल के माध्यम से 30 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं सक्षम योजना से जुड़ने के लिए बेरोजगार कभी भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए पुराना भत्ता स्कीम की तरह हर वर्ष नवंबर महीने का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर खेले जा रहे T20 वर्ल्ड कप 2022 के एक अहम मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। एडिलेड के मैदान पर खेले गए वर्षा से प्रभावित इस मैच में भारतीय क्रिकेट टीम ने जीत हासिल करते हुए 2 अंक हासिल कर लिए। भारत के अब 4 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक हो गए हैं और इसके साथ ही टीम इंडिया अंक तालिका में ग्रुप बी में पहले पायदान पर पहुंच गई है। बांग्लादेश के खिलाफ इस अहम मुकाबले में पहले बैटिंग करने उतरी भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत बेहद खराब रही और कप्तान रोहित शर्मा केवल 2 रन बनाकर आउट हो गए। केएल राहुल ने 31 गेंदों पर 50 रन जबकि मध्यम क्रम में सूर्य कुमार यादव ने 30 रनों की तेज तर्रार पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने एक छोर से शानदार बल्लेबाजी जारी रखी और अंत तक नाबाद रहते हुए 44 गेंदों पर 64 रनों की पारी खेलकर इंडियन टीम के स्कोर को निर्धारित 20 ओवर में 184 रन के स्कोर पर पहुंचा दिया। 184 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी बांग्लादेश टीम को ओपनर्स बल्लेबाजों ने तूफानी शुरुआत दी और टीम के स्कोर को 7 ओवर में 66 रन पर पहुंचा दिया। यही बारिश आई और बांग्लादेश की उल्टी गिनती भी शुरू हो गई। बारिश के बाद बांग्लादेश
बांग्लादेश को नया टारगेट मिला और उसे 16 ओवर में 151 रन बनाने थे। बारिश के बाद फिर से शुरू हुए इस मैच में भारतीय गेंदबाजों ने शानदार वापसी करते हुए बांग्लादेशी टीम की कमर तोड़ दी और एक के बाद एक विकेट चटकाकर विपक्षी टीम को हार की दहलीज पर पहुंचा दिया। अंत में इंडियन क्रिकेट टीम ने यह मैच 5 रनों से जीतकर सेमीफाइनल की तरफ कदम बढ़ा लिए हैं। आरबीआई ने देश की पहली डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी की लॉन्च आम लोगों के लिए साबित होगी फायदेमंद। आरबीआई ने देश की पहली डिजिटल करेंसी लॉन्च कर दी है। वर्तमान में पायलट प्रोजेक्ट के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी सीबीडीसी जारी कर दी गई है। इसके तहत एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और एचएसबीसी को चुना गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को पेश बजट के दौरान डिजिटल करेंसी जारी करने का ऐलान किया था। डिजिटल मुद्रा 2 प्रकार की होती है, सीबीडीसी थोक और सीबीडीसी खुदरा। 1 नवंबर से शुरू हो रही डिजिटल मुद्रा सीबीडीसी थोक है। इसका उपयोग बड़े वित्तीय संस्थानों द्वारा किया जाएगा, जिनमें बैंक, बड़ी गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां और अन्य बड़े लेन देन संस्थान शामिल हैं। इसके बाद सीबीडीसी रिटेल जारी किया जाएगा। लोग इसका इस्तेमाल रोजमर्रा के लेन देन के लिए कर सकेंगे। ₹, यानी डिजिटल करेंसी की कीमत भी मौजूदा करेंसी के बराबर ही होगी। इसे भी भौतिक मुद्रा की तरह ही स्वीकार किया जाएगा। ₹, से जेब में कैश रखने की आवश्यकता नहीं होगी। यह मोबाइल वॉलेट की तरह ही काम करेगा। इसे रखने के लिए बैंक खाते की आवश्यकता नहीं होगी। इससे आप कैशलेस पेमेंट कर पाएंगे। अज्ञात व्यक्ति को जानकारी भी साझा करने की आवश्यकता नहीं होगी। गोपनीयता बनी रहेगी। सबसे पहले नकदी पर निर्भरता कम होगी। भौतिक रुपए की छपाई की भी लागत कम हो जाएगी। राहुल गांधी को पूजा भट्ट का साथ। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई अभिनेत्री, कांग्रेस ने लिखा मोहब्बत चाहने वालों की तादाद बढ़ रही। बॉलीवुड एक्ट्रेस और फिल्म मेकर पूजा भट्ट बुधवार को राहुल गांधी के साथ हैदराबाद में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई। दोनों एक साथ पैदल चले और कई मसलों पर चर्चा भी की। पूजा भट्ट और राहुल गांधी की फोटो कांग्रेस की ओर से सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई और लिखा, हर रोज नया इतिहास रचा जा रहा है। हर रोज देश में मोहब्बत चाहने वालों की तादाद बढ़ रही है। भारत जोड़ो यात्रा ने कुल अब तक 56 दिन पूरे कर लिए हैं। यात्रा की शुरुआत की बात करें तो 7 सितंबर 2022 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से आरंभ हुई थी। तेलंगाना से पहले कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को कवर कर लिया है। सभी राज्यों को कवर करने के बाद आखिरकार यह यात्रा जम्मू कश्मीर में खत्म होगी। अग्निवीर रिक्रूटमेंट 2023 अपडेट। वायुसेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 7 नवंबर से करें आवेदन। 18 से 24 जनवरी तक होगी एग्जाम। भारतीय वायुसेना ने अग्निवीर योजना के तहत भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। अग्निवीरों की भर्ती जनवरी 2023 बैच के लिए होने वाली है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के मुताबिक अग्निवीरों के लिए ऑनलाइन एग्जाम 18 से 24 जनवरी 2023 के बीच करवाए जाएंगे। इस योजना के तहत युवाओं को 4 साल तक वायुसेना में सेवा करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा उन्हें एक अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सर्विस के दौरान अग्निवीरों को हर साल 30 दिनों की छुट्टी मिलेगी। इसके अलावा मेडिकल सलाह के आधार पर उन्हें सिक लीव भी दी जाएगी। आवेदन की शुरुआती तारीख की बात करें तो 7 नवंबर 2022 है। आवेदन की आखिरी तारीख 23 नवंबर 2022 तय की गई है। 12वीं क्लास में मैथ्स, फिजिक्स और इंग्लिश में कम से कम 50% नंबर और इंग्लिश में 50% नंबर अलग से होने चाहिए। 17.5 साल से लेकर 23 साल के उम्मीदवार इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स 215 अंक फिसलकर 60,906 पर बंद। निफ्टी भी 62 अंक लुढ़का। रुपया भी हुआ कमजोर। शेयर बाजार में हफ्ते के तीसरे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 215 अंकों की गिरावट के साथ 60,906 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो यह 62 अंक फिसलकर 18,082 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 22 शेयरों में गिरावट देखने को मिली। वहीं सिर्फ 8 शेयरों में तेजी रही। डॉलर के मुकाबले रुपया 19 पैसे कमजोर होकर 82 रुपए 78 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। सोने में तेजी देखने को मिली है और ये 133 रुपए महंगा होकर 50,824 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं चांदी की बात करें तो ये कमजोर हुई है। ये 421 रुपए सस्ती होकर 58,627 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।